Hello everyone. Today we are going to discuss new chapter that is electromagnetic induction. चलते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब किसी कॉइल में करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहे थे, एक था इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा था मैग्नेटिज्म। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये माना जा रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी आर इंडिपेंडेंट, यानी जब तक कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कुछ पता नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है या कैसे होता है, यानी इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, उससे पहले तक ये माना जा रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है बल्कि ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन फिर फर्दर फैराडे ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाला जिससे उनका कंक्लूजन आया कि दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, इंटर रिलेटेड है और इंडिपेंडेंट नहीं है। किस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं, किस तरह से इंटर रिलेटेड है? जब हम किसी कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे मैग्नेटिज्म मिलेगी। जब किसी कॉइल से अगर किसी नॉन करंट कैरिंग कॉइल से किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर दिया जाए, उससे लिंक किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाए तो क्या होगा, वहां पे करंट इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, को रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है। आइए हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मेन चैप्टर पे आते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, उसको बस एक बेसिक रिकॉल दे देते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कशन हमने किया था। सपोज ये आपका कोई सरफेस है, इस सरफेस से पास होने वाली नंबर ऑफ इस सरफेस से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसको फाई से डिनोट करते थे। फाई क्या था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a given surface normally, यानी सरफेस के नॉर्मली कितनी नंबर ऑफ लाइंस सरफेस से पास हो रही है। ठीक है, सपोज ये आपका एक सरफेस है, ये मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया है। ठीक है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे एक हमने सरफेस ले लिया इस तरह से। इसका वेक्टर जो है कहीं यहां पे आ रहा है, एरिया वेक्टर ए, जो कि फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां से जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, फाई को लिखा जा सकता है क्लोज इंटीग्रेशन बी डी ए, बी डॉट डी ए, या इसको लिखा जा सकता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसका वेबर, इसका मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से लिखा जा सकता है फ्लक्स की यूनिट जो होगी वेबर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट और डेफिनेशन हमने बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने क्लास 10 में बहुत ही बेसिक लेवल पे डिस्कस की थी। क्या डेफिनेशन डिस्कस की थी, जब किसी मैग्नेट को किसी कॉइल से पास किया जाता है तो वहां पे कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन ये इतनी डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए काफी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करें, अब यहाँ पे बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। सपोज ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है,
ये मैग्नेट का साउथ पोल है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ से फील्ड अराइज होगी इस तरह से, इस तरह से नॉर्थ से कुछ फील्ड यहां पे अराइज हो रही है। तो ये मैग्नेट है, ये कॉइल। अब क्या करें, दोनों के बीच में मोशन प्रोड्यूस करते हैं, या तो इसको मूव करा दें, इसको रेस्ट में रखें, या इसको मूव करा दें, इसको रेस्ट में रखें, या फिर दोनों को मूव करा दें। तो कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में हम लोग रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करते हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को मूव करा दें। अब वहां पे दोनों मूव कर सकता है या कोई एक मूव कर सकता है। सपोज हमने इसको स्टेशनरी रखा, इसको मूव कराया, तो क्या होगा, ये मैग्नेट कुछ देर बाद थोड़ा सा और नजदीक आएगा, तो इसकी फील्ड इसके कांटेक्ट में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो दूसरा डायग्राम हम बना दे रहे हैं। सपोज ये नॉर्थ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ये मैग्नेट की फील्ड थी। तो अब कॉइल यहां से क्या होगी, थोड़ा सा, क्योंकि जब ये कॉइल की तरफ मूव करेगा तो मैग्नेट थोड़ा सा कॉइल के पास आएगा, तो इसकी फील्ड भी क्या होगी, अब यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। सपोज ये कॉइल होगी, तो इस कॉइल से अब मैग्नेटिक लाइंस पास होनी स्टार्ट हो गई। फिर हम क्या करें, थोड़ा सा और करीब लेकर जाए इसको मैग्नेट में, थोड़ा सा और करीब लेकर जाए, तो कॉइल यहां पे आ गई, ठीक है। अब यहां पे देखिए और ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास होने लगी। इसी तरह से हम जैसे जैसे कॉइल को मूव करा रहे हैं, ठीक है, पहले क्या किया, लार्ज डिस्टेंस पे रखा, धीरे धीरे दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस किया, तो दोनों की डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी ये मैग्नेट इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज करे, ये फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इस कॉइल से पास होने स्टार्ट हो रही है। तो थोड़ा सा और नजदीक आए तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होने लगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस को किससे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स से, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस से पास होने वाले, नॉर्मली पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, किसी भी सरफेस से पास होने वाले नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड की काउंटिंग होती है, यानी सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग क्या बोली जाती है, फ्लक्स। तो अब जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। पहले क्या था, इस कंडीशन में मान लो कि सिर्फ ये पास हो रही थी, ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास हो रही है, 1, तो फ्लक्स थोड़ा सा कम होगा। इस केस में 3 नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है, तो फ्लक्स थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। इस केस में 5 नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है, तो फ्लक्स थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहा है। ये बस एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, देयर मे बी a number of lines passing through the coil at a given position, ओके। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे कॉइल्स और मैग्नेट के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देयर शुड बी चेंज इन फ्लक्स, यानी चेंज इन फ्लक्स जीरो नहीं होगा। अब इट मे बी इंक्रीजिंग और इट मे बी डिक्रीजिंग डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है, क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है तो फ्लक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। जब इससे ये पास होकर दूसरी तरफ से पास हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा, या इसकी डायरेक्शन हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेशन प्रोड्यूस कर दें। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो फ्लक्स में क्या होगा, डिक्रीमेंट आएगा। तो दोनों चीजें हो सकती है, जैसे जैसे ये अप्रोच कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, उसी तरह से अगर ये सेपरेट होंगे तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, देयर शुड बी अ चेंज इन फ्लक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर डेफिनेशन बनाए तो क्या होगी, द प्रोडक्शन ऑफ द इंडक्शन ऑफ the induction of EMF, that is electromotive force, in a coil on changing the magnetic flux
linked with the coil. अब डेफिनेशन को समझिए। डेफिनेशन कह रहा है कि अगर हम किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं, ऑन चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ की वजह से एक करंट भी इंड्यूस होगी। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और साथ में करंट इंड्यूस होगी। तो उस ईएमएफ को बोला जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को बोला जाएगा इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमेना को बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरह से फैराडे ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था या उसका एक्सपेरिमेंट क्या था। तो फैराडे ने बेसिकली नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने तीन रिजल्ट पाए थे तीन तरह के, यानी इंडक्शन का फिनोमेना तीन तरह से किया जा सकता है। तो पहला वन बाय वन हम लोग एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं। सपोज एक्सपेरिमेंट वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट वन क्या था, हमने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये कॉइल है, ठीक है। तो क्या होगा, इस मैग्नेट से लिंक फ्लक्स यहां पे पास होगा। तो अगर हम इससे एक गैल्वानोमीटर अटैच कर दें इस कॉइल से, और फिर मैग्नेट को मूव करें, मोशन प्रोड्यूस करें मैग्नेट का, तो फैराडे ने देखा कि जब उन्होंने एक मैग्नेट को एक कॉइल से, जहां पे कॉइल में हमने एक गैल्वानोमीटर लगा दिया है, कॉइल में गैल्वानोमीटर लगा था, तो मैग्नेट को उन्होंने कॉइल के पास लाया। तो जैसे ही वो सपोज इस यहां पे थी, इनिशियल कंडीशन में यहां पे थी, गैल्वानोमीटर में कुछ इस तरह से इनिशियली जीरो पे निडल रही होगी, मैग्नेटिक निडल जो थी गैल्वानोमीटर की। तो यहां से उन्होंने u = 0 से मोशन स्टार्ट किया, ठीक है। बेसिकली इनिशियली एट रेस्ट था, तो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं मिला तो जीरो था। तो जैसे जैसे उन्होंने मोशन स्टार्ट किया तो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन बढ़ता गया, यानी जब तक वो यहां से यहां तक पहुंच नहीं गए, गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन बढ़ता गया, ठीक है। और जैसे ही वो किसी भी पॉइंट पे रुके, सपोज यहाँ पे आके v = 0 कर दिया, तो इस कंडीशन में मान लीजिए नीडल यहाँ पे गई थी, जैसे यहाँ से यहाँ तक आए तो मैग्नेटिक नीडल यहाँ से यहाँ तक आई, यानी उन्होंने डिटेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे शो हो रहा था गैल्वानोमीटर में। तो क्यों शो हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैग्नेट को मूव करा रहे थे, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा था, और उस रिलेटिव मोशन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, इस कॉइल से लिंक फ्लक्स में चेंज हो रहा था। तो जैसे जैसे मोशन हो रहा था, इनिशियल कंडीशन में u 0 था तो डिफ्लेक्शन 0 था, फिर u 0 से हमने मोशन कराना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे u से v तक आए, किसी वेलोसिटी v तक आए, तो डिफ्लेक्शन सपोज किया कि यहां से यहां तक प्रोड्यूस हुआ। तो ये क्या बता रहा है, डिफ्लेक्शन कंटीन्यूअसली जैसे जैसे मोशन हो रहा था डिफ्लेक्शन भी हो रहा था। तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम अप्रोच कर रहे थे इस कॉइल की तरफ, इस कॉइल से क्या हो रहे थे, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। क्यों पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग इनकी अप्रोचिंग डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो वहां पे इंड्यूस्ड करंट भी क्या हो रहा है, इसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड जो था उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी, और इसकी वैल्यू क्यों इंक्रीज हो रही थी, ईएमएफ की वैल्यू कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। लेकिन हमें क्या किया, यहां से इस पॉइंट तक आने के बाद इसको यहां पे रोक दिया, यानी v की वेलोसिटी 0 कर दी। तो देखा कि जैसे ही मैग्नेट को यहां पे लाके रोक दिया, ये अगेन टर्न होके डिफ्लेक्शन 0 पे आ गया, ठीक है। क्या था, यहां से यहां तक मूव करा तो डिफ्लेक्शन यहां से यहां तक हुआ, देन इस पॉइंट पे लाके अचानक से हमने इसको रोक दिया, इसको स्टेशनरी कर दिया। तो क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन पहले यहां से यहां तक में मैक्सिमम तक यहां तक आया, यानी यहां से यहां तक में,
यहाँ तक आया, जैसे इसको रोका दें डिफ्लेक्शन अगेन जीरो हो गया। ये डिफ्लेक्शन अगेन जीरो होना इस बात का एविडेंस है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो था, लिंक जो था वो चेंज होना रुक गया। यानी इस कंडीशन में जब v की वैल्यू जीरो हो गई तो डेल्टा फाई की वैल्यू भी जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एक कांस्टेंट फ्लक्स बन गया। अब इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे कांस्टेंट फ्लक्स, अगर 5 नंबर ऑफ लाइंस पास हो गई तो ये 5 नंबर ऑफ लाइंस ही पास हो गई। जैसे इसको थोड़ा सा मूव आगे पीछे मूव करेंगे तब इनकी इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल वो चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया। उस मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होने की वजह से यहाँ पे क्या आया? डिटेक्शन जीरो आया। तो यहाँ पे ये तो अप्रोचिंग वाला हो गया। इसी के साथ जैसे ही हम इसको इस पोजीशन से इधर की तरफ लेकर आ रहे हैं, रिवर्स मोशन प्रोड्यूस करें। अब यहाँ पे जीरो था, इसको रिवर्स लेकर आ रहे हैं तो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शो होना स्टार्ट हो गया। फिर हम सपोज इस पॉइंट तक ले आए तो डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर में यहाँ तक आया और फिर इस पे हमने v डैश को जीरो कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? अगेन गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो शो हो रहा है। और यहाँ पर भी क्यों ऐसा जीरो शो हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या रिजल्ट आए उन रिजल्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला रिजल्ट ये आया कि when we move the magnet towards the coil, a deflection in galvanometer is detected। ठीक है, जैसे ही हमने मूव कराना स्टार्ट किया, as soon as we move, जैसे ही हमने इसको मूव कराना स्टार्ट किया गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन डिटेक्ट हुआ। दूसरी कंडीशन में क्या है? जैसे जैसे ये अप्रोच कर रहा है कॉइल की तरफ, क्या हो रहा है? गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर रहा है। द डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर, द डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर is increasing on approaching to the coil। कॉइल की तरफ जैसे जैसे अप्रोच कर रहे हैं डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है गैल्वानोमीटर में। फिर हम किसी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? मैग्नेट को रोक दे रहे हैं। When the magnet will at rest, when the magnet was at rest at a position, at a point, the deflection in galvanometer becomes जीरो। तो ये तीन रिजल्ट हमें मिला जब हम लोग अप्रोच कर रहे थे। क्या क्या था इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम पहले दे चुके, फिर से दे रहे हैं। जब हम मैग्नेट को किसी पोजीशन से मूव कराना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ही हमने मूव कराना स्टार्ट किया गैल्वानोमीटर में एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होने लगा। जैसे जैसे हम अप्रोच कर रहे थे कॉइल की तरफ, यानी इसको इस तरफ ला रहे थे, तो वो डिफ्लेक्शन कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था। फिर किसी पोजीशन पे हमने रोक दिया, तो रोकने से क्या मिला? गैल्वानोमीटर में सडनली डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। इसके पीछे का कॉज क्या था? जब हम मूव कराना स्टार्ट कर रहे थे, जैसे इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन से एक कांस्टेंट फ्लक्स इस सरफेस से लिंक था।
जैसे हमने इसको मूव कराना स्टार्ट किया तो फ्लक्स में चेंज होना स्टार्ट हुआ, उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिला। फिर जैसे जैसे हम इसको नजदीक ला रहे हैं, अप्रोच करा रहे हैं इसकी तरफ, क्या हो रहा है, फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस इस कॉइल से पास होने इंक्रीज कर रही है, यानी जो नंबर ऑफ लाइंस सरफेस से इस कॉइल से पास हो रही थी उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। उस चेंज इन फ्लक्स पॉजिटिव की वजह से जैसे जैसे हम इसको अप्रोच करा रहे हैं डिफ्लेक्शन इंक्रीज होता चला जा रहा है। फिर हम किसी पॉइंट पे इसको रोक दे रहे हैं तो फिर अगेन फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, उस फ्लक्स कांस्टेंट होने की वजह से देन अगेन डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। और फिर इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं तो क्या होगा, फ्लक्स यहाँ पे जो चेंज हो रहा था वो डिक्रीज होने लगेगा, इसकी वजह से डिफ्लेक्शन जीरो से अब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और किसी पॉइंट यहाँ पे रोक देंगे तो देन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कुछ नहीं किया गया, बस यहाँ पे मैग्नेट की जगह पे दूसरा कोई करंट कैरिंग कॉइल लगा दिया गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किया गया है मैं बता दे रहा हूँ डायग्राम से, सेम एक्सपेरिमेंट है। ये फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्हीं में से जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट थे उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक आपके पास कॉइल है, इस कॉइल में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और यहां पे एक दूसरी कॉइल है, इस कॉइल को हमने किसी सेल से कनेक्ट कर दिया है की के हेल्प से। तो सपोज की के, तो यहां पे हम जैसे की को ऑन करेंगे तो यहां पे करंट प्रोड्यूस होगी, और किसी कॉइल में जब करंट प्रोड्यूस होती है तो कॉइल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ इस कॉइल में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी, और देन दोनों के बीच में जब हम लोग मोशन करेंगे जैसे हम लोगों ने मैग्नेट वाले केस में किया था, तो सेम रिजल्ट यहाँ पर भी ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। सपोज ये कॉइल सी है, इसको कॉइल C1 माना, तो कॉइल C1 क्या हो जाएगी, एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करेंगे इसको, जैसे हम लोगों ने बार मैग्नेट को ट्रीट किया था उसी तरह से इसको ट्रीट करेंगे, और ये वो कॉइल है जिसमें इंड्यूस होने वाली, ठीक है। तो दोनों इस केस में भी रिजल्ट ऐसा ही आएगा जैसा पहले मिला था। तो इससे दो चीजें क्लियर हुई कि अगर हम कहीं पर मैग्नेट से करंट पास करना, मैग्नेट से करंट इंड्यूस कराना चाहे या ईएमएफ इंड्यूस कराना चाहे, तो मैग्नेट को किसी कॉइल से हमें लिंक फ्लक्स, मैग्नेट की वजह से जो लिंक फ्लक्स है कॉइल में उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर कहीं पे हम लोग एक कॉइल से दूसरे कॉइल में करंट प्रोड्यूस करना चाहे दोनों के फिजिकल कांटेक्ट के बिना, जिसको हम लोग वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक कॉइल से दूसरी कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कॉइल में करंट प्रोड्यूस कराएंगे, उस करंट की वजह से उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल में पास कराएंगे, तो क्या होगा, दूसरी कॉइल से इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ फ्लक्स बनेगा, और उस फ्लक्स को अगर हम लोग इन दोनों के बीच की रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस कर देंगे तो वो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और उसके चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना कह रहे हैं, ठीक है। तो ये था। थर्ड वाले में कह रहे हैं कि आप दोनों चीजों को मूव करा दीजिए। थर्ड एक्सपेरिमेंट में कह रहे हैं कि दोनों चीजों को मूव करा दीजिए। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, या तो इसको मूव करा रहे हैं या तो इसको मूव करा रहे हैं। तो थर्ड में कह रहा है कि दोनों को मूव करा दीजिए, और जब दोनों को मूव करा रहे हैं तो दोनों को अप्रोच कराएं तब देखें, और दोनों को एक ही डायरेक्शन में मूव करें तब देखें। तो सपोज दो कॉइल है हमारे पास, या दो मैग्नेट, एक कॉइल एक मैग्नेट है। सपोज एक कॉइल है एक मैग्नेट है, ये C1 है, ये C है और ये M है, दोनों को अप्रोच करा दिया। तो यहाँ पे बहुत ही रैपिड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि ये भी करीब आ रहा है ये भी करीब आ रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो बहुत ही तेजी से चेंज होगा, तो बहुत ही तेजी से चेंज होगा और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, दोनों को सेम डायरेक्शन में मूव करा दें, और सपोज दोनों की सेम वेलोसिटी है, तो दोनों की सेम वेलोसिटी होने की वजह से यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितनी नंबर ऑफ लाइंस इस कंडीशन में पास हो रही है, मूव कराने के बाद भी अगर दोनों को एक साथ सेम वेलोसिटी से मूव कराएंगे, नंबर ऑफ लाइंस उतनी ही पास होंगी जब इसको मोशन प्रोड्यूस कर देंगे। तो दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है तो चेंज इन फ्लक्स जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट मिलेगा। तो सपोज अगर ये V1 है और ये V2 है, अब दूसरी कंडीशन में ये V1 है और ये V2 है, और V1 और V2 इक्वल नहीं है, तो
तो इस कंडीशन में देयर में बी चेंज इन फ्लक्स। अब वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटीज पे, फ्लक्स इंक्रीज करेगा या फ्लक्स डिक्रीज करेगा, लेकिन चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे देयर शुड बी अ चेंज इन फ्लक्स एंड दैट्स व्हाई an EMF and current will induce in the coil. This is all about the Faraday experiment. In the next class we will discuss about Faraday's law of electromagnetic induction.